तो दोस्तों साइंस से आज फिर लेकर के आया हूं आपके लिए मैं 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट। जो सेट कहना है 35 यानी कि 35वां सेट है और आखिरी सेट है। जी हाँ दोस्तों, ये बायोलॉजी का आखिरी सेट चलेगा, इसके बाद बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि फिजिक्स में अभी कितने मैंने सेट दे दिए थे? 40 सेट। इस बायोलॉजी में कितने सेट हो गए? 35 सेट। अगर टोटल देख लिया जाए तो अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए? बायोलॉजी यानी कि 35 सेट यानी प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो 700 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करा दिया आपको बायोलॉजी से। उसी तरह से फिजिक्स में मैंने कितने सेट दिए? 40 सेट दिए। प्रत्येक सेट में 20 ही क्वेश्चन थे तो उस हिसाब से 800 क्वेश्चन, 800 ये जो है 700, कितने क्वेश्चन हो गए? 1500 क्वेश्चन मैंने अभी तक प्रोवाइड करा दिया। जी हाँ दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट है। 1500 अगर उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो दोस्त टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जाम होगा उससे बाहर नहीं जाएगा, उसी से आएंगे, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये सेट खत्म हो गया तो नेक्स्ट डे से अब हम केमिस्ट्री पे चलेंगे और चैप्टर वाइज जैसे चलाए हैं फिजिक्स को और बायोलॉजी को चैप्टर वाइज, उसी तरह से चैप्टर वाइज क्या करेंगे? 20 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सेट देते चलेंगे। तो अभी क्या करते हैं कि अभी हम क्या कर लेते हैं कि ये जो 35 सेट में जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है उसे तो देख लेते हैं, फिर अगले दिन हम केमिस्ट्री का सेट लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि लाल पंडा डैश की पत्तियां खाता है। जी हाँ, लाल पंडा जो है वो किसकी पत्ती खाता है, इसमें से ऑप्शन में दे दिया है। तो पहले तो ये जान लेंगे कि हम कि लाल पंडा होता क्या है। चलिए लाल पंडा जानने से पहले ही हम जान लेते हैं कि वो खाता क्या है, फिर अब लाल पंडा के बारे में भी बता देंगे, दिखा भी देंगे कि क्या है क्या नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा तभी समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट कितना है। ठीक है, इसलिए स्किप मत कीजिएगा, छोड़ करके आधा अधूरा मत जाइएगा, वरना बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो दिया गया है उसे आप मिस कर दीजिएगा। और जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि लाल पंडा आखिर कौन सी पत्ती खाती है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दे दिया है कि चीड़ की पत्ती खाती है, या दूसरा आपको दे दिया है कि नीलगिरी की पत्ती खाती है, या तीसरा आपको दे दिया है कि मैपल की पत्ती खाती है, या चौथा दे दिया है कि बांस की पत्ती खाती है। किसकी पत्ती खाती है? तो ध्यान रखिएगा, लाल पंडा जो होता है वो एक जीव होता है। ठीक है, जीव होता है वो लाल पंडा, खास करके ये बांस के पत्ती को खाता है। जी हाँ, बांस के पत्ती को। अब किस तरह का लाल पंडा होता है ये भी देख लीजिए, किस तरह का जीव होता है नहीं होता है ये भी देख लीजिए, दिखा देते हैं। देखिए ये क्या है कि ये लाल पंडा है। ठीक है, ये लाल पंडा जो होता है वो स्तनधारी पशु होता है, मतलब अपने बच्चे को जन्म दे सकता है, दूध पिला सकता है, उसी को तो स्तनधारी कहते हैं। ये खास करके कहां पाया जाता है ये लाल पंडा? तो ध्यान रखिएगा, ये लाल पंडा है आपका जो है भारत, भूटान, चीन, लाओस, म्यांमार, ये सब पहाड़ी और जंगली इलाकों में ये लाल पंडा पाया जाता है। ठीक है, अब आपको हम एक बात बताते हैं कि ये लाल पंडा तो आपको बता ही दिया है कि बांस की पत्ती को खास करके ज्यादा खाता है, पसंद है इसे। लेकिन 2008 के बाद की बात बता रहे हैं कि 2008 के बाद इसकी प्रजाति जो है धीरे धीरे विलुप्त होने लगी है। ठीक है, इसलिए इसे क्या किया गया है कि रेड डाटा बुक में रख दिया गया है, रेड लिस्ट में रख दिया गया है। रेड लिस्ट में उसे रख दिया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पे पहुंचता है। 2008 से पहले इसकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गई है कि खत्म हो रही है, ये विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुकी है। तो इसको जो है रेड डाटा बुक में जो है इसको नोटिस किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि शैवाल को नियंत्रण करने के लिए, जी हाँ, शैवाल को नियंत्रण करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का इसमें से जो है प्रयोग किया जाता है ये बताना है। अगर हमें शैवाल को कंट्रोल करना है तो इसमें से किसका उपयोग करेंगे जिसके वजह से क्या होगा कि शैवाल बढ़ेगा नहीं बल्कि क्या होगा कि वह कंट्रोल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन दे दिया क्या फिटकरी का यूज करेंगे, या दूसरा दे दिया कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज करेंगे, या तीसरा आपको दे दिया है कि चूना का यूज करेंगे, या चौथा दे दिया है कॉपर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे जिसके वजह से क्या होगा कि शैवाल कंट्रोल हो जाएगा, फैलेगा नहीं ज्यादा। तो ध्यान रखिएगा, कॉपर का यूज करेंगे। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम कॉपर का यूज करते हैं तो शैवाल की क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, इस चीज को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि सामान्य मानव
सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा दे दिया है कि प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से जो है बढ़ जाता है। जी हाँ, प्रत्येक महीने आधा इंच की दर से बढ़ जाता है। जेई के एग्जाम में ये सवाल पूछ दिया गया है 2019 में, इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखिएगा, मानव का वो कौन सा हिस्सा है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि क्या छोटी आंत है, या आपको दूसरा दे दिया है कि क्या बड़ी आंत है इसमें, तीसरा आपको दे दिया है कि बाल है, या चौथा दे दिया है कि नाखून है। कौन है मानव शरीर का वह हिस्सा जो प्रत्येक महीने आधे इंच तक के बढ़ जाता है। जी हाँ, आधे इंच तक। तो ध्यान रखिएगा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, प्रत्येक महीने कटवा भी लेते हैं। तो ध्यान रखिए, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन होगा बाल। बाल जो है मानव का वह हिस्सा है जो प्रत्येक महीने क्या होता है कि आधा इंच पौन इंच के आसपास में क्या होता है कि बढ़ जाता है। तो ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, इजी मत समझिए, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जो तंबाकू में मौजूद होता है। जी हाँ, तंबाकू में मौजूद होता है, इसमें से कौन सा। तो टोबैको यानी कि तंबाकू, तंबाकू में क्या मौजूद होता है। पहला ऑप्शन दे दिया है कि मॉर्फिन होता है, दूसरा दे दिया है कि हशीश होता है, या तीसरा आपको दे दिया है कि निकोटीन होता है, या चौथा आपको दे दिया है इसमें कि कैफीन होता है। क्या होता है, तो ध्यान रखिए, तंबाकू में जो होता है ना दोस्त, वो थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन होगा कि निकोटीन पाया जाता है। पूछा जाता है अक्सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी गया है। तो इसको ध्यान में रखना है कि तंबाकू में क्या होता है कि निकोटीन पाया जाता है। ये कैफीन जो देख रहे हैं ये कॉफी में पाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है, पूछता है क्या कॉफी वाला और ये तंबाकू वाला, ये दोनों खास करके खूब जो है रिपीट करता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि किस पौधे का वैज्ञानिक नाम दे दिया है कि सोलेनम, ठीक है, ट्यूबरोसम है। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम है, किसका इसमें से वैज्ञानिक नाम है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें किसका वैज्ञानिक नाम होगा। पहला ऑप्शन देखिए, दे दिया है कि क्या आलू का होगा, या दूसरा टमाटर का होगा, या तीसरा कद्दू का होगा, या चौथा आपको दे दिया है कि प्याज का होगा। किसका वैज्ञानिक नाम सोलेनम जो है ट्यूबरोसम होता है। ध्यान रखिएगा, सोलेनम ट्यूबरोसम जो होता है वो आलू का वैज्ञानिक नाम होता है, ये आलू का। ठीक है, आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। ध्यान रखिए, अब बच गया ये तीन, तो तीनों में से हम बता देते हैं कि किसका किसका नाम होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ऑप्शन में दिया हुआ है ना टमाटर, टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो लाइकोपर्सिकम होता है, लाइकोपर्सिकम। ठीक है, ये टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है। उसी तरह से प्याज है, तो प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एलियम, एलियम सेपा करके होता है। ठीक है, एलियम, हाँ एलियम सेपा है। उसके बाद आपको बता दें कद्दू, कद्दू का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कुकुरबिटा मैक्सिमा। ठीक है, कुकुरबिटा मैक्सिमा, ये कद्दू का वैज्ञानिक नाम है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है आपको, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया, हो सकता है कि आप लोगों को भी पूछे। नोट करके करते चलिएगा, कम से कम कॉपी कलम लेकर के नोट करते चलिएगा, पीडीएफ एक आध दो दिन में आपको मिल ही जाती है। तो बेटर होगा कि इसी समय नोट कर लीजिए, इसी समय खत्म कर दीजिए, फिर इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम काहे निकालिएगा, इसी समय खत्म कर दीजिएगा, 20 को रहेगा दिमाग में सेट, तुरंत हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि इनमें से कौन सा प्राणी जो है जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है। जी हाँ, जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है, इनमें से ये कौन सा प्राणी है। ध्यान रखिए, पहला आपको क्या दे दिया है कि इक्लाइन दे दिया है, कोलाइन दे दिया है, दूसरा दे दिया कि अमीबा, या तीसरा आपको दे दिया है कि साल्मोनेला, या तीसरा दे दिया है, चौथा आपको दे दिया है कि फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, ये दे दिया है। तो ध्यान रखिए, कौन है जो जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, जल में जो आणविक ऑक्सीजन जो छोड़ता है, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन जो होता है क्या होता है कि जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, आपको हम बता देते कि ये फाइटोप्लैंक्टन जो होता है वो अगर धूप में रहेगा, तो धूप में रहने पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, लेकिन जैसे ही समुद्र के टच में जाता है, पानी में, ये समुद्र में ही पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है, तो जैसे पानी के टच में जाता है वैसे क्या होता है कि सूर्य से प्रकाश संश्लेषण करके जो है आणविक ऑक्सीजन जो है छोड़ना शुरू कर देता है। इसमें अपना ऑक्सीजन जो है छोड़ने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, ये प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ही करता है। जैसे कि आपको पता है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक उसी तरीका से, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि ऑक्सैलिक एसिड एक प्राकृतिक स्रोत है
किसका है, इसमें से किसमें से ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, पूछा जाता है कई बार ये क्वेश्चन, तो ध्यान में रखना है इसे। पहला ध्यान दीजिए, दे दिया है कि पहला आपको दे दिया कि क्या चींटी के डंक में जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, या दूसरा इमली में पाया जाता है, या तीसरा आपको दे दिया है कि टमाटर में पाया जाता है, या चौथा आपको दे दिया है कि खट्टा दूध में पाया जाता है। ठीक है, किसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ये टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। अब आपको बताते हैं कि जैसे कि इमली दे दिया, खट्टा दूध दे दिया। खट्टा दूध करने का क्या मतलब कि दही जम जाना, तो दही में कौन सा अम्ल होता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, ये इसको नोट कर लीजिएगा। आपको बताता है कि इमली में क्या होता है कि टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, दही जो खट्टा होता है वो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। ठीक है, और चींटी के डंक जो होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। वो भी खास करके किसमें होता है कि लाल जो चींटी होता है उसमें आपको ज्यादातर जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि रक्तहीन सर्जरी, ठीक है, रक्तहीन सर्जरी इनमें से किसके माध्यम से जो है किया जाता है या की जाती है। ठीक है, मतलब कि वैसा सर्जरी करेंगे जिसमें हमको ब्लड ना निकलेगा, तो किस माध्यम से इसमें सर्जरी करें जो ब्लड ना निकलेगा। ऑप्शन पहला दे दिया है कि लेजर के माध्यम से, या दूसरा आपको दे दिया है इसमें कि माइक्रोन नीडल के वजह से, माइक्रो नीडल होता है बहुत छोटा पतला नीडल होता है उसकी वजह से, या तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि स्कैल्पल के वजह से, या चौथा दे दिया है कि बारीकी कैंचिया से, मतलब छोटे छोटे कैंचियों से। किससे, तो ध्यान रखिएगा लेजर से अगर हम करते हैं, ठीक है, सर्जरी, तो क्या होता है कि उसमें ब्लडिंग नहीं आता है। तो लेजर से अगर कोई सर्जरी होता है तो उसमें नहीं होता है। लेजर से कौन कौन सा जैसे कि चिकित्सा किया जाता है, तो जिसे मान लीजिए कि आंख को अगर लेजर करना है तो लेजर किया जाता है, पेट में पथरी होता है उसको लेजर किया जाता है, दांतों के चिकित्सा में भी लेजर का यूज किया जाता है, हार्ट का जो होता है बीमारी उस समय भी क्या होता है कि लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो अब तो खैर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, डेवलप हो गई है, तो लेजर के माध्यम से, माइक्रो लेजर के माध्यम से भी जो है क्या होने लगा है कि सर्जरी होने लगा है, जिसमें बिना दर्द बिना ब्लीडिंग के जो है सर्जरी हो जाता है। तो लेजर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि 2010 में पूरे चेहरे पर पहला प्रत्यारोपण किया गया था, कौन किया था ये बताना। प्रत्यारोपण करने का मतलब क्या, पूरे चेहरे पर प्रत्यारोपण करना, मतलब पूरे चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करना। तो ये 2010 में पहली बार किया गया था, तो कौन किया था ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया कि क्या तुर्की ने किया था, या दूसरा फ्रांस ने किया था, या तीसरा आपको दे दिया कि स्पेन ने किया था, या चौथा दे दिया है कि जर्मनी ने किया था। किसने किया था पहला बार पूरे चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी, तो ध्यान रखिएगा पहला बार जो प्लास्टिक सर्जरी पूरे चेहरे पर किया गया था 2010 के पहले की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं जैसे नाक पे, कान पे, गाल पे ये किया जाता था, लेकिन पूरे फेस पे पहली बार जो है सर्जरी जो किया गया प्लास्टिक सर्जरी वो 2010 में किया गया था। और ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन होगा कि स्पेन में किया गया था। ठीक है, स्पेन में किया गया था। किसने किया था, किसको किया था ये भी समझ लीजिए, हो सकता है कहीं पूछ दे, तो आपको बता देते हैं कि ये प्रोफेसर लॉरेंट लॉटरी करके थे। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था कि पूरे फेस पे प्लास्टिक सर्जरी किया था। किसे किया था तो ध्यान रखिएगा, किया था इसे जेरोम हेमन को। किसे, जेरोम हेरन को प्लास्टिक सर्जरी से पूरा ढका था, पूरे फेस को ढका था। ठीक है, 2010 में पहली बार किया गया था। स्पेन के डॉक्टर थे, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि मोटापे को नापने के लिए यानी मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है। जी हाँ, अगर आपका शरीर मोटा हो जाए तो किससे मेजर करेंगे कि नहीं सच में आप मोटे हैं। आप अपने आप को कहिएगा कि नहीं हम मोटे तो नहीं है, लेकिन एक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आपको मेजरमेंट करके बताया जा सकता है कि आप मोटे हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा टेक्नोलॉजी है ध्यान रखिए। पहला आपको दे दिया है कि PMI, क्या ये है, या दूसरा BMI, या तीसरा आपको दे दिया है कि AMI, या चौथा KMI। कौन है जिसकी मदद से आपको पता लगा सकते हैं कि आपका शरीर मोटा है या पतला है, मोटा है या नहीं है। तो ध्यान रखिएगा ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा BMI। अब समझ लीजिए कि BMI का मतलब होता क्या है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान में रखना है। BMI कहने का मतलब होता है कि बॉडी मास इंडेक्स। BMI बॉडी मास इंडेक्स, इससे पता लगाया जाता है
कि आपका शरीर मोटा है या नहीं। कैसे पता लगाया जाता है? तो आपके हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका हाइट कितना है, आपका वेट कितना है, उसमें दोनों में क्या होता है कि डिवाइड दिया जाता है। उसके बाद जो है बीएमआई जो वैल्यू निकाला जाता है। अगर बीएमआई वैल्यू आपका मान लीजिए कि 40 से 25 से 30 है तो नॉर्मल है। अगर उससे ज्यादा है आपका तो समझ लीजिए कि आप मोटापे में है, ठीक है। और अधिकांशतः जो है मोटापे वाले लोगों का 40 तक के जो है या 40 से अधिक तक के बीएमआई वैल्यू जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इसमें अगला क्वेश्चन दे दिया है कि ग्रीष्म निष्क्रियता क्या है। जी हाँ, ग्रीष्म निष्क्रियता क्या है, ऑप्शन में दे दिया है, पहचानना है। इसमें पहला ऑप्शन दे दिया है कि क्या पशु का निद्रा है, या दूसरा आपको दे दिया है कि भोजन की कमी के कारण जो है क्या होती है कि मौत हो जाती है, ये है, या तीसरा आपको दे दिया है कि पानी की प्रतिधारण है, या चौथा दे दिया है कि सपना देखने का एक चरण है। क्या है ये ग्रीष्म निष्क्रियता? तो ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म निष्क्रियता जो होता है ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन होगा, पशु का निद्रा, पशु निद्रा, ठीक है, पशु निद्रा इंपॉर्टेंट है। आप समझ लीजिए कि इसमें पशु निद्रा के बारे में बता देते हैं कि जानवर क्या होता है कि इस कंडीशन में जब जाते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता में, ठीक है, तो उनका शरीर क्या होता है कि धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और उसे नींद जैसी अवस्था में आ जाता है, मतलब आलस की तरह होने लगता है। तो उसे ग्रीष्म निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये जानवरों में होता है जी, ठीक है। चलिए अगला दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि पसीने वाली ग्रंथि मानव के शरीर के किस अंग में मौजूद होता है। जी हाँ, जहां से पसीना निकलता है वो मानव के किस अंग में मौजूद होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन दे दिया आपको गुर्दा, क्या गुर्दा में जो है पसीने से निकलने वाला जो अंग मौजूद होता है, या दूसरा दे दिया है कि यकृत, या तीसरा आपको दे दिया है अग्नाशय, या चौथा आपको दे दिया है कि त्वचा को कहां पे जो है पसीना निकलने वाली जो है ग्रंथियां मौजूद होती है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, पसीना जो होता है क्या होता है कि हमारे त्वचा से निकलता है, प्रत्येक त्वचा से, चाहे वो फेस पे निकले या पूरा बॉडी में कहीं से निकले, वो त्वचा से ही निकलता है। और तो पसीना निकलने वाली ग्रंथि कहां मौजूद होगी? स्वाभाविक है कि त्वचा पर ही मौजूद होगी। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, त्वचा, ठीक है, कि त्वचा पर जो पसीना निकलने वाली जो ग्रंथि मौजूद होती है। उस ग्रंथि को कौन से नाम से जानते हैं? पोक्राइन के नाम से, पोक्राइन के नाम से जानते हैं। जब पसीना निकलता है, आपको हम बता देते हैं कि जब पसीना निकलता है उस पसीने में 99% जो है पानी ही होती है। इसलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में अधिकांश पानी पीना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पसीना के माध्यम से आपका 99% पानी जो है बाहर निकल जाता है, उसमें 1% ही बचता है जिसमें आपको क्या होता है कि नमक की मात्रा, यानी सोडियम क्लोराइड या यूरिया या नमक का ये प्रोटीन होता है, ठीक है, 1% मात्र। इसलिए गर्मी के दिनों में ज्यादा हो सके, जितना हो सके पानी पिया कीजिए, क्योंकि 99% आपका पानी पसीना के माध्यम से ही निकल जाता है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दे दिया है इसमें कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। जी हाँ, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है ये बताना है। तो हमारे शरीर में जो नमक की मात्रा होती है दोस्त, ये थर्ड नंबर 0.4% होती है, ठीक है, 0.4% ही हमारे शरीर में क्या होती है कि नमक की मात्रा होती है। पसीना जो निकलता है 99% तो उसमें पानी ही होती है, और 1% में बहुत सारे चीज मिल जाते हैं, जिसमें नमक हो गया, प्रोटीन हो गया, बहुत सारे चीज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि एपेगर स्केल क्या होता है। एपीजीएआर मतलब एपेगर स्केल क्या होता है ये बताना है। तो देख लीजिए, ऑप्शन बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। पहला ऑप्शन दे दिया है कि यह पर्वत के ऊंचाई को मापने वाला स्केल होता है, या दूसरा समय को मापने वाला स्केल होता है, या तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि नहीं, नवजात जो है शिशु की भौतिक स्थिति और निश्चित करने के लिए यह स्केल होता है, या चौथा आपको दे दिया है इसमें कि लंबी आयु निश्चित करने का एक स्केल होता है। क्या होता है? तो एपेगार जो होता है ना स्केल दोस्त, वो ध्यान रखिएगा, एपेगार स्केल जो होता है ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन जो दिख रहा है वो होता है एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति और निश्चित जो होता है क्या होता है कि करने के लिए एक स्केल होता है ये, ठीक है, एपेगार जो स्केल होता है। तो इसको ध्यान में रखना है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम आपको बता देते हैं एपेगार स्केल के बारे में। ध्यान रखिएगा, एपेगार स्केल ये होता है, इसमें आपको क्या होता है कि इसमें मनुष्य में क्या होता है कि 0 से लेकर के 5 तक के जो है मेन रूप से जो है क्या होता है कि स्केल मेजर करती है, जिसमें एक्टिविटी होती है, पल्स होता है, ग्रीवेंस होता है, एपियंस होता है,
रिस्पेंस होता है, ये सभी चीजें 5 मेन क्या होता है कि इस स्केल से मेजर किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर जो है 10 तक की होती है, 7 तक की अगर निकलती है मेजर तो वो क्या होता है कि सामान्य होता है। अब मैक्सिमम लेवल जो है 10 तक की मेजर किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि दूध की वसा की मात्रा अनुकूलित प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जी हाँ, दूध में वसा की मात्रा को अनुकूलित प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में आपको दे दिया है पहला कि विटामिन फोर्टिफिकेशन कहा जाता है, या दूसरा पाश्चराइजेशन कहा जाता है, या तीसरा दे दिया कि स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है, या चौथा आपको दे दिया कि होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दूध में जो क्या होती है कि वसा की मात्रा जो होती है उसकी अनुकूलित प्रक्रिया जो होती है वो थर्ड नंबर स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है ये सबको। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि शैवाल को नियंत्रण करने के लिए, हाँ ये क्वेश्चन तो शायद रिपीट हो गया, बता ही दिए थे कि शैवाल को नियंत्रित करने के लिए किस रसायन का यूज किया जाता है, तो कॉपर का यूज किया जाता है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई नहीं, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा ही गया है, इसको ध्यान में रखना ही है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से क्या है कि मोनोसेक्राइज्ड सकरा नहीं है। कौन है जो मोनोसेक्राइज्ड सकरा नहीं है, ये बताना है। तो ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन देख लीजिए क्या दे दिया है कि ग्लैक्टोज है, ये पहला ग्लैक्टोज दे दिया है, या दूसरा आपको दे दिया है कि ग्लूकोज, ठीक है, या तीसरा आपको दे दिया है कि फ्रक्टोज, या चौथा आपको दे दिया है कि माल्टोज। क्या है ध्यान रखिएगा, तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि माल्टोज। माल्टोज मेरा क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। माल्टोज क्या है कि मोनोसेक्राइज्ड जो है सकरा नहीं होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि इनमें से कौन सा जानवर जो है, ठीक है, आमतौर पर जो है क्या होता है कि ठंडे क्षेत्र में पाया जाता है। जी हाँ, ठंडे क्षेत्र में पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ठंडे क्षेत्र में जो पाया जाता है ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू देखिए होइएगा कि यह क्या होता है कि ठंडे क्षेत्रों में खास करके ज्यादा पाया जाता है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि डैश में मांसपेशियां के लयबद्ध दे दिया है कि लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप जो है बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, तो किसके मतलब कि इसमें जो है क्या होता है कि मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन मतलब कि संकुचन की वजह से क्या होता है कि बच्चे का जन्म होता है। तो पहला देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या दे दिया है कि गर्भाशय ग्रीवा के होता है, या डिंब वाहिनी दूसरा दे दिया है, या तीसरा गर्भाशय दे दिया है, या चौथा आपको दे दिया है योनि। तो ध्यान रखिएगा कि ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, गर्भाशय। गर्भाशय क्या होता है कि जब संकुचन होता है तो उससे क्या होता है कि पेन भी फील होता है, और उसी से क्या होता है कि बच्चे का जन्म भी होता है, तो इसे ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दे दिया है कि डैश के द्वारा जो है क्या है कि मिट्टी की उर्वरकता केचुए की जो है भूमि पर जो है अध्ययन किया गया था। किसके द्वारा केचुए पर जो है अध्ययन किया गया था, वो भी भूमि पर अध्ययन किया। जो केचुआ था वो मृदा को क्या करता था, ऊपर से नीचे से ऊपर ला करके छोड़ता था, जिसकी वजह से क्या था कि उर्वरकता शक्ति बढ़ती थी। तो इस पे क्या है कि किसने अध्ययन किया था ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन पहला आपको दे दिया है कि जेबीएस दे दिया हाल्डेन, जेबीएस हाल्डेन किए थे, या दूसरा ऑप्शन दे दिया है कि हेरोल्ड सियूरे ने किया था, या तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि स्टैनली एल मिलर ने किया था, और चौथा आपको दे दिया है कि चार्ल्स डार्विन ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है मिट्टी की उर्वरकता केचुए की भूमि पर जो अध्ययन किया गया था वो किया गया था ये फोर्थ नंबर चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक है, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, केचुए और मिट्टी पर जो है अध्ययन किया गया था। तभी से क्या हुआ कि अपना जो है केचुओं को जो है पालन किया गया। ठीक है, और उसी समय से जो है खेतों में इसका ज्यादातर इस्तेमाल जो है उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया गया। केचुआ क्या करता है कि नीचे की मिट्टी को ऊपर ला देता है या भंगुर कर देता है। करने से क्या होता है कि जल का जो स्टोरेज होता है मिट्टी में वो ज्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उपज उर्वरकता शक्ति बनी रहती है, कायम रहती है, और फसल भी अच्छी खासी हो जाती है। कितने मीटर, लगभग 1 से 1.5 मिलीमीटर प्रत्येक साल जो है केचुआ जो होता है मिट्टी को ऊपर ला करके
छोड़ देता है, ठीक है, जो कृषि के लिए, खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है, ठीक है। तो दोस्त ये अपना क्या था कि 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जिसके आने की संभावना ध्यान लीजिए कि एग्जाम टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बहुत ज्यादा है। तो क्या कीजिए कि जो लोग अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त टेस्ट दे लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज ही भर तक के एक्टिव है, इसके बाद डीएक्टिव कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त कर लीजिए, ठीक है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, इसलिए अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहता है और आगे जो चैप्टर हम लाने वाले हैं उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसको मिस मत कीजिएगा क्योंकि फिजिक्स गाइड हो ही गया है, बायोलॉजी आज खत्म हो ही गया है, अब केमिस्ट्री चैप्टर 22 चलेगी, वो भी खत्म करके इसके बाद जो है एक मस्ट इंपॉर्टेंट सेट हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले दिन केमिस्ट्री के सेट के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।